कैसी है ये दिल लगी पार्ट 8। ड्राइंग रूम की चमक धमक धरा के लिए धुंधली पड़ चुकी थी। उसके कानों में गूंजती आवाजें जैसे बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। सुनैना जी बड़े चाव से मेहमानों का परिचय करा रही थी, लेकिन धरा की निगाहें दिनेश या वह जिसे ऋतिक कह रहे थे उनकी आंखों पर जमी थी, जिनमें जीत की एक खौफनाक चमक थी। दिनेश ने बड़े सलीके से सोफे पर अपनी जगह बदली और चाय का प्याला उठाते हुए बोला, नमस्ते भाभी जी, लगता है आप हमें पहचान नहीं पाई। आखिर अंकित का कजिन ब्रदर हूँ मैं, तो दूर का रिश्ता तो बनता ही है। धरा का गला सूख गया था। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द जैसे उसके गले में ही फंस गए थे। प्रीति ने महसूस किया कि धरा का हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। उसने स्थिति को संभालते हुए धीरे से धरा का हाथ दबाया, जैसे उसे सचेत कर रही हो कि अभी तमाशा करने से कुछ ठीक नहीं होगा। इधर अंकित जो अब तक प्रज्ञा की खूबसूरती को देखकर गुस्से और जलन में जल रहा था, अचानक कमरे में भारी माहौल को भांप गया था। उसने गौर किया कि प्रज्ञा तो उसे देख ही नहीं रही। उसकी नजरें अपनी भाभी धरा पर टिकी हैं, जो पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। अंकित अपनी जगह से हटा और धरा के पास जाकर धीमे से बोला, धरा भाभी, आप ठीक तो हैं? चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया है? अंकित की आवाज ने जैसे प्रज्ञा को हकीकत में वापस खींच लिया था। उसने देखा कि उसकी भाभी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका है और दिनेश की नजरें किसी भूखे भेड़िए की तरह धरा को चीर रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गंदगी थी जिसे देखकर प्रज्ञा का मन घिन से भर गया था। वह समझ गई थी कि यह इंसान केवल बदतमीज ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। प्रज्ञा ने एक गहरी सांस ली और जानबूझकर दिनेश के करीब जाकर रुकी। उसने अपनी आवाज में शहद जैसी मिठास खोली, लेकिन उसके शब्द जहर में बुझे हुए थे। अरे ऋतिक जी, प्रज्ञा ने उसे जलील करने वाले अंदाज में टोका, आपकी आंखों में कुछ चला गया है क्या, या फिर बचपन से इन्हें ऐसे ही नचाने की आदत है आपको? आप जिस तरह से देख रहे हैं उसे देखकर तो लग रहा है जैसे आपने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा है। वैसे मैं बता दूं, मेरी भाभी है वो, तो आपकी दाल तो गलने से रही। दिनेश का चेहरा एकदम से उतर गया था। वह हकलाते हुए बोला, नहीं वो मैं तो बस क्या? प्रज्ञा ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया था। शायद आप भूल रहे हैं कि आप कहाँ बैठे हैं और आपकी ये घूरती हुई निगाहें बता रही हैं कि आप सिर्फ धरा भाभी को देख रहे हैं। दिनेश बुरी तरह से असहज हो गया था। उसने अपनी गर्दन झुका ली और सोफे पर थोड़ा खिसक कर बैठ गया था। ड्राइंग रूम में मौजूद बाकी लोग प्रज्ञा के इस अचानक बदले तेवर को देखकर हैरान थे। दिनेश के चेहरे की कुटिल मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई थी। तभी सोफे पर बैठे अंकित कपूर के पिता मनीष कपूर, जो अब तक खामोशी से प्रज्ञा को परख रहे थे, अपनी भारी आवाज में बोले, ऋतिक छोड़ो भी, प्रज्ञा जी बस मजाक कर रही थी। मनीष कपूर के चेहरे पर एक रईसाना रुतबा था। उन्होंने प्रज्ञा को ऊपर से नीचे तक देखा और उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई थी। उनके बगल में बैठी उनकी पत्नी निहारिका कपूर, जो बेहद नफासत से साड़ी पहने हुए थी, उन्होंने आगे बढ़कर प्रज्ञा का हाथ थाम लिया था। निहारिका जी चहकते हुए बोली, सुनैना जी, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी सुंदर है, पर ये तो साक्षात देवी लग रही है। और बातें तो देखो कितनी हाजिर जवाब है। ऐसी ही लड़की तो हमारे घर की रौनक बन सकती है। मनीष कपूर ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दी। बिल्कुल निहारिका, प्रज्ञा बेटा, हमने तो बहुत सी लड़कियां देखी, पर जो कॉन्फिडेंस और जो चमक तुम्हारी आंखों में है वो किसी में नहीं था। सुनैना जी, अभिजीत जी, हमें आपकी बेटी पहली ही नजर में पसंद आ गई है। निहारिका जी ने प्रज्ञा के चेहरे को दुलारते हुए कहा, हमें तो रिश्ता मंजूर है। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो हम आज ही शकुन की बात आगे बढ़ाएं। हमारा अंकित तो नजरें हटाना ही भूल गया है प्रज्ञा से। ये सुनते ही अंकित के हाथ की मुट्ठियां और भीज गई थी। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। प्रज्ञा भी रिश्ता पक्का होने की बात पर घबरा गई थी। दिनेश ने फिर से अपनी कुटिल मुस्कान वापस पा ली थी। उसे लग रहा था कि वह अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। अभिजीत जी ने कमरे में छाई शांति को तोड़ते हुए बहुत ही गंभीर और सुलझे हुए लहजे में कहा, मनीष जी, निहारिका जी, आपकी पसंद हमारे लिए सम्मान की बात है। हमें भी इस रिश्ते से कोई हर्ज नहीं है, पर हम पहले बच्चों की राय जानना चाहते हैं। आखिर जिंदगी तो प्रज्ञा और अंकित को गुजारनी है, उनकी मर्जी सबसे ऊपर है। मनीष कपूर ने गर्मजोशी से सिर हिलाया, हाँ हाँ क्यों नहीं अभिजीत जी, बच्चों की खुशी ही हमारी खुशी है। अभी बातें चली रही थी और माहौल थोड़ा हल्का होने ही वाला था कि तभी बाहर से बदहवास होकर हरी काका अंदर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। बड़ी मालकिन, अनर्थ हो गया, कार्तिक बाबा आए हैं, उनके साथ एक लड़की भी है, बाबा को बहुत चोट लगी है। कार्तिक का नाम सुनते ही धरा के सीने में जैसे बिजली कौंधी। उसके दिमाग में हजार तरह के बुरे ख्याल आने लगे थे। वह बिना किसी की परवाह किए मेहमानों को वहीं छोड़ पागलों की तरह बाहर की ओर भागी। प्रज्ञा और अंकित रोहन भी उसके पीछे पीछे हॉल में आ गए थे। जैसे ही धरा दरवाजे पर पहुंची, उसकी चीख निकल गई थी। सामने कार्तिक खड़ा था, पर उसकी हालत देखकर कलेजा मुंह को आ गया था। उसके सर पर सफेद पट्टी बंधी थी जिस पर खून के धब्बे थे। एक हाथ और एक पैर पर भारी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वह एक अनजान लड़की के कंधे का सहारा लेकर खड़ा था। धरा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था। वह कांपते हुए उसके पास पहुंची। कार्तिक जी, क्या हुआ है आपको? ये सब कैसे?
धरा का हाथ जैसे ही कार्तिक के कंधे को छूने के लिए बढ़ा, कार्तिक ने पूरी ताकत से अपना शरीर पीछे खींचा और धरा का हाथ झटक दिया था। उसकी आंखों में शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गुस्सा भरा था। अंकित और रोहन तुरंत आगे बढ़े। बॉस, आप ठीक तो हैं? अंकित ने सवाल किया और उस लड़की के साथ मिलकर कार्तिक को सहारा दिया। वे उसे अंदर ले जाकर हॉल के बड़े काउच पर बैठाने लगे थे। धरा सन रह गई थी। उसका हाथ हवा में ठिठक गया था। वह सबके पीछे पीछे अंदर आई। उसकी रूह कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक ने उसे छूने तक क्यों नहीं दिया। वह बस थोड़ी दूर खड़ी होकर घबराई हुई नजरों से उसे देख रही थी। सुनैना जी कार्तिक की हालत देखकर रोने लगी थी। बेटा, ये सब कैसे हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई तुम्हें? कार्तिक ने भारी और सूखी आवाज में सबको बताना शुरू किया कि कैसे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वह खाई में गिरने से बाल बाल बचा था। सब लोग उसकी बातों में मगन थे, पर धरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह तुरंत रसोई की तरफ भागी और कांपते हाथों से पानी का गिलास भरकर लाई। वह कार्तिक के करीब गई और गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए धीमी आवाज में बोली, पानी पी लीजिए। कार्तिक ने अपनी जलती हुई निगाहें धरा पर टिकाई। उसने पानी का गिलास पकड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। कड़क की आवाज के साथ कांच का गिलास नीचे गिरा और पानी चारों तरफ फैल गया था। पूरा हॉल एक पल के लिए खामोश हो गया था। सबको लगा कि चोट और प्लास्टर की वजह से हाथ का बैलेंस बिगड़ गया है और गिलास टूट गया था। अरे कोई बात नहीं, चोट की वजह से हाथ कांप रहा होगा। मनीष जी ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन धरा का दिल डूब गया। उसने कार्तिक की आंखों में उस एक पल के लिए जो नफरत देखी थी, वो उसे बता रही थी कि गिलास छूटा नहीं, बल्कि जानबूझकर फेंका गया था। उसने घबराते हुए कहा, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मनीष कपूर ने माहौल की गंभीरता को समझते हुए अभिजीत जी के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अभिजीत जी, मुझे लगता है अभी कार्तिक का आराम करना और आपका परिवार के साथ होना ज्यादा जरूरी है। शादी की बात हम फिर किसी और दिन इत्मीनान से करेंगे। अभी आप बच्चों को संभालिए। अभिजीत जी ने विनम्रता से कहा, जी मनीष जी, जैसी आपकी इच्छा। मैं माफी चाहता हूँ कि आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ा। मेहमान जाने के लिए खड़े हुए तभी निहारिका जी को कुछ याद आया। उन्होंने कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे मेरा पर्स और फोन तो अंदर कमरे में ही रह गया। फिर उन्होंने दूर खड़ी धरा की ओर देखा, जो अब भी कार्तिक को फटी आंखों से देख रही थी। बेटा धरा, आप जरा मेरा सामान ले आएंगी? धरा ने सुनावस्था में ही अपनी गर्दन हिला दी और भारी कदमों से अंदर कमरे की ओर चली गई थी। धरा ने जैसे ही निहारिका जी का पर्स और फोन उठाया और मुड़ने लगी, उसका रास्ता एक साए ने रोक लिया था। सामने दिनेश खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर वही घिनौनी और कुटिल मुस्कान थी। धरा को वहां देखकर दिनेश ने दबी आवाज में तंज कसा, क्या बात है धरा, तुम्हारा पति तो तुम्हारी तरफ देख तक नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम उसके लिए कोई अजनबी हो। धरा के बदन में सिहरन सी दौड़ गई थी। उसने घबराते हुए पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम क्या जानते हो उनके बारे में? दिनेश एक कदम और करीब आया और नीचता से हंसते हुए बोला, क्या पता है और क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे शादी के बाद तो तुम और भी मस्त लगने लगी हो, निखार आ गया है तुम पर। दिनेश की गंदी बात और उसकी नजरों ने धरा के अंदर छिपे डर को एक ज्वालामुखी में बदल दिया था। उसने आओ देखा ना ताओ अपनी पूरी ताकत समेटी और एक जोरदार तमाचा दिनेश के गाल पर जड़ दिया था। चटाक की आवाज कमरे में गूंज उठी थी। दिनेश का चेहरा एक तरफ घूम गया था। धरा ने कांपती हुई पर बुलंद आवाज में कहा, दूर रहा करो मुझसे और दोबारा ऐसी घटिया बात अपनी जुबान पर मत लाना, समझे दिनेश? मैं अब ना तुमसे डरूंगी और ना ही तुम्हारी इन खोखली धमकियों से। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी असलियत मैं सबके सामने लाकर रहूंगी, समझे तुम? दिनेश अपने गाल को सहलाते हुए हक्का बक्का रह गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सहमी रहने वाली धरा इसे पलटवार करेगी। धरा बिना एक पल रुके निहारिका जी का सामान लेकर तेजी से कमरे से बाहर निकल आई थी। बाहर हॉल में धरा जब बाहर आई तो उसका चेहरा गुस्से और डर के मारे लाल था, और उसने खुद को संभाला। उसने निहारिका जी को उनका सामान थमाया। शुक्रिया बेटा, चले मनीष जी चलते हैं, निहारिका ने बाहर की ओर जाते हुए कहा। जैसे ही मेहमान बाहर निकले हॉल में एक भारी सन्नाटा पसर गया था। कार्तिक अब भी काउच पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, पर उसके चेहरे का तनाव बता रहा था कि वे सोया नहीं है। प्रज्ञा और अंकित एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि धरा की नजरें सिर्फ कार्तिक पर टिकी थी, जो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। वह लड़की जिसका नाम अंकिता था कार्तिक के कंधे पर धीरे से हाथ रखते हुए बोली, चलो कार्तिक, बहुत बातें हो गई हैं, अब तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा मूव भी किया तो घाव गहरा हो सकता है, तो अब मैं चलती हूँ। अंकिता की आवाज सुनकर जैसे सबका ध्यान पहली बार कार्तिक से हटकर उस पर गया था। अब तक सब कार्तिक की चोट और मेहमानों को विदा करने में इतने उलझे थे
कि किसी ने गौर ही नहीं किया था कि वह लड़की कौन है। सुनैना जी ने आगे बढ़कर पूछा, अरे बेटा तुम, हमने तो तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं किया, तुम कौन हो? कार्तिक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी कड़वाहट थी, लेकिन अंकिता की तरफ देखते हुए उसकी आवाज़ नरम पड़ गई थी। उसने कहा, माँ, ये अंकिता है, आज बस इसी की वजह से मेरी जान बच पाई है। एक्सीडेंट के बाद अगर ये सही वक्त पर मुझे हॉस्पिटल ना ले जाती तो शायद आज मैं। सुनैना जी ने घबराकर तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया था। चुप हो जाओ बेटा, ऐसा कुछ भी अशुभ मत बोल। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस बच्ची ने तुझे बचा लिया। उसी समय धरा पास ही घुटनों की बल बैठी जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े साफ कर रही थी। वही कांच जो कार्तिक ने उसके हाथ से जानबूझकर झटक दिया था। जैसे ही कार्तिक ने अंकिता की तारीफ की, धरा का हाथ हल्का सा कांपा और कांच का एक नुकीला टुकड़ा उसकी हथेली में गहरा चुभ गया था। धरा के गले से एक हल्की सी सिसकी निकली। उसके हाथ से खून की बूंदें टपकने लगी थी, लेकिन उसने अपनी तकलीफ जाहिर नहीं होने दी थी। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी भींच ली। उससे वह शारीरिक दर्द उतना नहीं चुभ रहा था जितना कार्तिक की बेरुखी। घर आने के बाद से अब तक कार्तिक ने एक बार भी धरा की ओर नजर उठाकर नहीं देखा था, जैसे वे उस जगह में मौजूद ही ना हो। उसके लिए अंकिता रक्षक थी और अपनी पत्नी धरा जैसे कोई अजनबी। धरा ने अपनी नम आंखों से कार्तिक को देखा, जो अब अंकिता के रहने का इंतजाम करने के निर्देश दे रहा था। अंकित ने महसूस किया कि भाभी कुछ परेशान है। उसने पास आकर धीरे से पूछा, भाभी क्या हुआ, हाथ में लगी है क्या? धरा ने जल्दी से अपना हाथ पल्लू में छुपाया और फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं अंकित जी, कुछ नहीं, बस धूल चली गई थी आंखों में। वे उठी और चुपचाप कांच के टुकड़े समेटकर रसोई की तरफ चली गई थी, जबकि पीछे से उसे कार्तिक और अंकिता की बातें सुनाई दे रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक पल में उसकी दुनिया इतनी पराई कैसे हो गई थी। कांच समेटकर रसोई में रख देने के बाद धरा वहीं कुछ पल ठिठकी रही। उसके हाथ की मुट्ठी अभी भिजी हुई थी, खून पल्लू में धीरे धीरे फैल रहा था, पर दर्द हाथ का नहीं था, दिल का था, जो हर धड़कन के साथ और भारी होता जा रहा था। उसी वक्त सुनैना जी की आवाज़ हॉल में गूंजी, कार्तिक बेटा, सीढ़ियाँ चढ़ना अभी ठीक नहीं है, पैरों में इतनी चोट है, ऊपर का कमरा तो भूल ही जाओ। कार्तिक कुछ कहता, उससे पहले ही सुनैना जी ने रंजना की तरफ देखा। रंजना, जाओ लॉन के पास वाला कमरा अच्छी तरह साफ करवा दो, आज से कार्तिक वहीं रहेगा। रंजना तुरंत सीढ़ी लाकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। अंकित और रोहन आगे आए। आइए बॉस, संभल कर, अंकित ने कहा। रोहन दूसरी तरफ से कार्तिक का सहारा थाम चुका था। धरा दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल चाह रहा था आगे बढ़कर कहे, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी इनको, पर उसके पांव जमीन में जैसे गड़े हुए थे। जिस कमरे में कार्तिक जा रहा था वहां जाने की हिम्मत उसमें बची ही नहीं थी, जहां उसके पति ने आज उसे अजनबी की तरह ठुकरा दिया था। वह अपने जख्मी हाथ को पल्लू में दबाए बस उन्हें जाते हुए देख रही थी। दूसरी ओर प्रीति अपने कमरे में पहुंचते ही बेचैन हो उठी थी। वह कमरे में इधर उधर टहल रही थी, पर उसका ध्यान बार बार धरा की उस बेबसी और कार्तिक की बर्फीली बेरुखी पर जा रहा था। उसने महसूस किया था कि कार्तिक की आंखों में धरा के लिए प्यार की जगह एक गहरी नफरत ने ले ली है। तभी रोहन कमरे में दाखिल हुआ। प्रीति को इस कदर परेशान देखकर वह ठिठक गया था। क्या हुआ एंजल, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रोहन की आवाज़ सुनते ही जैसे प्रीति के सब्र का बांध टूट गया था। वह दौड़कर रोहन के गले लग गई थी। रोहन चौंक गया था। उसने प्रीति को पहले कभी इतना कमजोर और घबराया हुआ नहीं देखा था। उसने बड़े प्यार से उसे बेड पर बिठाया और उसका चेहरा थामकर पूछा, क्या हुआ प्रीति, किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ, तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? प्रीति ने कांपती आवाज में रोहन की आंखों में झांका और बोली, एक बात बताओ रोहन, अगर कभी मेरे अतीत का कुछ ऐसा तुम्हारे सामने आए जो सच तो हो पर उसमें वैसी सच्चाई ना हो जैसी दिख रही हो, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? रोहन उसकी उलझी हुई बातों को समझ नहीं पाया था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एंजल, ये कैसी पहेलियां बुझा रही हो? अगर कोई बात सच है तो उसमें सच्चाई तो होगी ही ना। और रही बात यकीन की, तो तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब मैं ही हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। प्रीति की घबराहट कम नहीं हुई थी। उसने बात घुमाते हुए पूछा, और अगर अगर तुम्हारी जगह कार्तिक भाई होते तो वो ऐसी स्थिति में कैसे रिएक्ट करते? रोहन के चेहरे पर एक गंभीरता छा गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की की ओर देखते हुए कहा, कार्तिक भाई वो एक अलग मिट्टी के बने हैं प्रीति। वो किसी का गुनाह माफ कर सकते हैं पर झूठ नहीं, या फिर उनसे छुपाया गया कोई ऐसा सच जो उन्हें पहले से पता होना चाहिए था। भाई अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं। उन्हें झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। फिर चाहे उस खटकरे में हम ही क्यों ना खड़े हों, अगर उन्हें जरा भी लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है तो वह पल भर में ही सब खत्म कर सकते हैं।
रोहन की बातें सुनने के बाद प्रीति के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। उसे साफ दिख रहा था कार्तिक और धरा के रिश्ते पर काले बादलों ने नहीं बल्कि एक भयंकर तूफान ने दस्तक दे दी थी। उधर रसोई में धरा कांपते हाथों से हल्दी वाला दूध तैयार कर रही थी। उसकी आंखों से गिरते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी सुनैना जी अंदर आईं और धरा के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से बोली, बेटा धरा, कार्तिक की ऐसी हालत में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैंने रंजना से कहकर नीचे वाले कमरे में तुम्हारा भी सामान शिफ्ट करवा दिया है। तुम आज से वहीं शिफ्ट हो जाओ। उसे इस वक्त तुम्हारे साथ और देखभाल की बहुत ज़रूरत है। धरा ने बिना कुछ बोले बस सुन अवस्था में हाँ में सिर हिला दिया था। वह ट्रे में दूध का गिलास लेकर भारी मन से कार्तिक के कमरे की ओर बढ़ने लगी थी। उसके हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही वह कमरे में पहुंची उसने देखा कि कार्तिक हेडबोर्ड से सिर टिकाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन माथे की लकीरें उसके अंदर चल रही उथल पुथल को साफ बयां कर रही थीं। धरा ने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसके बेड के पास जाकर खड़ी हो गई थी। हल्दी वाला दूध पी लीजिए, इससे दर्द में आराम मिलेगा, धरा ने रुंधे हुए गले से कहा। कार्तिक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रों में वह पुराना प्यार और अपनापन कहीं नहीं था। उसने एक ठंडी और अजनबी निगाह धरा पर डाली और बहुत शांत लेकिन चुभती हुई आवाज़ में बोला, कौन है आप? धरा के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। वह हकलाते हुए बोली, वो मैं धरा हूँ, आपकी पत्नी। कार्तिक के चेहरे पर एक कुटिल और दर्द भरी मुस्कान आ गई थी। उसने दोहराया, पत्नी? ओह वाह, पत्नी। क्या आपको वाकई पता है पत्नी किसे कहते हैं? क्या अर्थ होता है इस शब्द का? धरा की पलकें झुक गई थीं और आंसुओं की एक बूंद दूध के गिलास के पास जा गिरी थी। उसने तभी आवाज में कहा, जो पति की हर बात मानती है, उसकी सेवा करती है और उसके वंश को आगे बढ़ाती है। ये शब्द उसके अपने नहीं थे, बल्कि सालों से डाली गई सीख थे। कार्तिक ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से में अपने दांत पीसे और उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। यही होती है पत्नी, बस यही परिभाषा है तुम्हारी नजर में? धरा ने डरते हुए सिर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी थी। कार्तिक ने गहरी और नफरत भरी सांस ली। उसने बिस्तर पर थोड़ा सीधे होते हुए कहा, तो ठीक है, मुझे ऐसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है। आप जा सकती हैं यहाँ से, अभी और इसी वक्त। धरा पत्थर की मूरत बनी वहीं खड़ी रही थी। कमरे का सन्नाटा उसे चीर रहा था। कार्तिक ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं, जैसे धरा का वहां होना भी उसे गवारा ना हो। धरा का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया था। उसे लगा शायद वह कार्तिक की नाराजगी की वजह समझ गई है। उसने झिझकते हुए कहा, बहुत धीमी और कांपती आवाज में, आप हमसे गुस्सा क्यों हैं? अगर आप चाहें तो आज सुहागरात कर सकते हैं। हमें बस बहुत डर लगता है, इसलिए हमने कल आपसे झूठ बोला था कि हमें नींद आ रही थी। धरा के मुंह से ये बात निकलते ही कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसर गया था। कार्तिक की आंखों में जो गुस्सा था वह अब एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। कार्तिक ने पूरी ताकत से धरा के हाथ से वह दूध का गिलास छीना और दीवार पर दे मारा था। कांच के टुकड़े और सफेद दूध फर्श पर चारों तरफ फैल गया था। धरा अपनी जगह कांप उठी थी। उसकी चीख गले में ही दब गई थी। कार्तिक बिस्तर पर थोड़ा ऊपर की ओर उठा और अपनी नफरत भरी निगाहें धरा के चेहरे पर गड़ाते हुए बोला, वाओ, क्या बात कही आपने। तालियां बजनी चाहिए आपकी इस सोच पर। उसकी आवाज में कड़वाहट इतनी ज्यादा थी कि धरा का दम घुटने लगा था। कार्तिक ने आगे झुकते हुए दहाड़ कर कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं इस वजह से नाराज हूँ कि तुमने कल मुझे अपने करीब नहीं आने दिया? तुम्हें लगता है कि कार्तिक सूरी इतना घटिया और गिरा हुआ इंसान है कि वह सिर्फ अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे करीब आना चाहता था? धरा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली थी। वह कुछ कहना चाहती थी, पर कार्तिक ने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया था। कार्तिक चाहकर भी बिस्तर से उतर नहीं सकता था। उसके पैरों और एक हाथ पर चढ़ा सफेद भारी प्लास्टर उसकी बेबसी को और बढ़ा रहा था। हिलने की कोशिश में उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी, लेकिन उसकी आंखों की आग कम नहीं हुई थी। उसने अपने सही सलामत हाथ से बिस्तर की चादर को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। वो गुस्से से बोला, हिल नहीं सकता ना मैं? बस इसलिए तुम खड़ी खड़ी मुझे ये सब सुना रही हो? कार्तिक की आवाज़ फटी हुई थी। धरा की सिसकियां बढ़ गई थीं। वो कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कार्तिक ने पानी का जग हाथ मारकर फेंक दिया था। कार्तिक जी, आपको चोट लग जाएगी, प्लीज शांत हो जाइए। शांत? कार्तिक कड़वाहट से हंसा। धरा, तुमने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। तुमने मुझे अपना हमसफर कभी माना ही नहीं। तुमने मुझे महज एक ऐसा मर्द समझ लिया जिसे सिर्फ अपनी भूख मिटानी है,
अगर मैं चाहता तो कल रात ही जबरदस्ती कर सकता था। मैंने तुम्हारे डर का सम्मान किया, लेकिन आज तुमने जो बात कही उसने साबित कर दिया कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। उसने एक दर्द भरी हंसी हंसते हुए कहा, जाओ यहाँ से, अपनी ये छोटी सोच और ये चेहरा लेकर मेरे सामने से अभी चली जाओ। धरा ने कांपते हुए होठ खोले, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस, कहा ना चली जाओ। कार्तिक ने अपनी आंखें फेर ली थी। धरा का कलेजा फट रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर की ओर भागी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने स्थिति को सुधारने की कोशिश की थी या हमेशा के लिए सब कुछ बिगाड़ दिया था। धरा के कमरे से बाहर भागते ही कार्तिक का सारा गुस्सा जैसे एकदम से शांत होकर एक गहरे दर्द में बदल गया था। कमरे में पसरा सन्नाटा अब उसे और भी ज्यादा काटने को दौड़ रहा था। कार्तिक ने अपनी आंखें मूंद ली थी और बेबसी में अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया था। उसके चेहरे पर फैली नफरत की जगह अब एक ऐसी टुटन ने ले ली थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। वह धीमे से बड़बड़ाया, धरा, तुम कभी नहीं समझ सकती, तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ। उसने अपनी जलती हुई आंखों को छत की ओर किया, जैसे अपने आंसुओं को अंदर ही रोकने की कोशिश कर रहा हो। कल रात जब तुमने मुझे रोका तो मुझे बुरा नहीं लगा था। मुझे लगा शायद तुम घबराई हुई हो और मैंने तुम्हारे उस डर का सम्मान किया। लेकिन आज तुमने मुझे किसी बाजारू मर्द की तरह तोल दिया। तुम्हें लगा मैं सिर्फ उस एक चीज के लिए तड़प रहा हूँ। कार्तिक का गला भराया था। तुम्हें अंदाजा भी है धरा, एक्सीडेंट से पहले मेरा हर एक पल सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में गुजरा। मैं बार बार अपना फोन देख रहा था कि शायद तुम्हारा एक मैसेज आए, शायद तुम एक बार फोन करके मेरा हाल पूछो, पर तुमने पूरा दिन एक कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। उसे याद आने लगा था कि कैसे वह अस्पताल के बेड पर पड़ा सिर्फ धरा का इंतजार कर रहा था, और यहाँ आकर उसने देखा कि धरा तैयार होकर मेहमानों के सामने खड़ी है। उसने तकिए को मुट्ठी में भींचते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक पति हूँ जिसका वंश तुम्हें आगे बढ़ाना है, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी दुनिया हो धरा। कार्तिक ने एक ठंडी आह भरी और अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसके शब्द अब किसी धारदार नश्तर की तरह कमरे की हवा में तैर रहे थे। मुझे अब सच में ये लगने लगा है धरा कि तुम कभी भी उस तरह हमसे प्यार कर ही नहीं पाओगी जिस तरह हमने तुम्हें चाहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। उसने अपनी नजरें कमरे के उस दरवाजे की ओर घुमाई जहां से धरा अभी अभी बाहर गई थी। शादी से लेकर अब तक हमने तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ डर देखा है, कभी समाज का डर, कभी अपनों का डर और कभी मेरा डर, पर उस डर के पीछे कहीं भी वह हक नजर नहीं आया जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। कार्तिक ने कड़वाहट के साथ हंसते हुए आगे कहा, देखो तो सही, मैंने जरा सा गुस्सा किया, मैंने जाने को क्या कहा। तुम बिना एक शब्द बोले, बिना अपनी सफाई दिए किसी अपराधी की तरह हमें छोड़कर चली गई। तुमने ये तक नहीं सोचा कि मैं घायल हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत हो सकती है। कम से कम मुझ पर हक तो जताती, मुझ पर चिल्लाती, मुझसे लड़ती कि मैं तुम्हें अपने पास से दूर कैसे कर सकता हूँ, पर नहीं। उसने अपना सिर पीछे की ओर पटक दिया और बुझी हुई आवाज में बोला, ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ता सिर्फ मेरी तरफ से चल रहा है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया मानकर चल रहा था और तुम महज एक गुलाम की तरह मेरी हर बात मान रही हो। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा पति हो सकता हूँ जिसके आगे तुम्हें सिर झुकाना है, पर शायद तुम मुझे अपना वह दोस्त या हमसफर कभी मान ही नहीं पाई जिससे बराबरी का रिश्ता रखा जाता है। कार्तिक का मन भारी हो गया था। उसे एहसास हो रहा था कि धरा की वह जी हजूरी या उसका यह समर्पण प्यार नहीं बल्कि एक मजबूरी है। वह अपनी आंखें मूंद कर बस यही सोचता रहा कि क्या उसने एक ऐसी लड़की से दिल लगा लिया है जिसके दिल में उसके लिए सम्मान तो है, पर वह तड़प और वह पागलपन नहीं जो वो महसूस करता है। कार्तिक अभी इन्हीं कड़वे ख्यालों और अकेलेपन की उथल पुथल में खोया हुआ था कि तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। उसने नजरें घुमाकर देखा तो दंग रह गया था। धरा वापस आ गई थी। उसके हाथ में दूध का दूसरा गिलास था, लेकिन इस बार धरा का चेहरा डरा हुआ या सहमा हुआ नहीं था। उसकी भौहें तनी हुई थी और आंखों में एक अजीब सा बनावटी गुस्सा था। धरा को वापस कमरे में देखकर कार्तिक के दिल के किसी कोने में एक सुकून भरी मुस्कान दौड़ गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और चेहरा सख्त कर लिया था। अब क्या लेने आई हो? कार्तिक ने रूखी आवाज में पूछा। धरा ने गिलास कसकर पकड़ा और झिझक को दरकिनार कर थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, कुछ भी लेने आए हैं आपसे, मतलब हम भी आपसे बहुत गुस्सा हैं। ये दूध पीजिए, फिर हमें दवाई देनी है। कार्तिक ने उसे अनसुना करना चाहा,
तो धरा ने एक कदम और आगे बढ़ाया, फिर धमकी भरे लहजे में बोली, और अब अगर आपने ना किया या नखरे दिखाए तो हम ये खिड़की खोल देंगे और रात को अंधेरे में आपको भूत उठाकर ले जाएंगे, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं और हम आपको बचाने भी नहीं आएंगे, समझ लीजिए। धरा की ये भोली और बचकानी धमकी सुनकर कार्तिक को अपना हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। उसने अपना चेहरा तकिए की तरफ घुमाया ताकि मुस्कान छिप सके। फिर खुद को संभालते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया, लाओ दो। जैसे ही कार्तिक ने दूध का गिलास उठाने की कोशिश की, चोट की वजह से उसके हाथ और कंधे में एक तेज टीस उठी। वह दर्द से करा उठा था। कार्तिक की कराह सुनते ही धरा का सारा नकली गुस्सा हवा हो गया था। उसने तुरंत हाथ में पकड़ा हुआ बेलन साइड में रखा जो उसने अब तक पल्लू के पीछे छिपा रखा था, और झपट कर गिलास थाम लिया था। उसने बड़ी कोमलता से गिलास कार्तिक के होठों से लगा दिया था। कार्तिक की नजर उस बेलन पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये बेलन? वह हक्का बक्का रह गया था। डर के मारे उसने चुपचाप गटक गटक कर पूरा दूध पी लिया था। धरा ने खाली गिलास साइड टेबल पर रखा और जल्दी से बेलन उठाकर फिर से छिपाने लगी थी। कार्तिक ने उसे टोकते हुए थोड़ी नाराजगी और हैरानी से पूछा, धरा, ये बेलन क्यों लाई हो तुम? धरा पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, फिर खुद को हिम्मत देते हुए फिर से गाल फुलाकर बोली, हमने सुना है कि अगर पति कोई बात सीधी सीधी न माने तो बेलन को देखकर मानने लगते हैं। देख लीजिए, आप भी तो मान गए ना। एक बार में दूध खत्म कर दिया। कार्तिक ने अपना माथा पकड़ लिया था। मतलब तुम मुझे बेलन से मारती? धरा ने आंखें तरेते हुए कहा, मारते नहीं, बस दिखाते। और अब खबरदार, जो आपने हम पर फिर से गुस्सा किया या हमें कमरे से बाहर जाने को कहा तो कार्तिक ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा। धरा ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, तो हम झाड़ू भी ले आएंगे। हमें पता है पति इन दोनों चीजों से बहुत डरते हैं। धरा का ये नया अवतार देखकर कार्तिक की सारी कड़वाहट और मायूसी पल भर में गायब हो गई थी। वह ठहाका मारकर हंसना चाहता था, लेकिन चोट के कारण धीरे से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा था। कार्तिक ने देखा कि धरा का यह अंदाज अब तक के उसके सभी रूपों से बिल्कुल अलग था। उसमें एक अधिकार था, एक मासूम सा गुस्सा था। कार्तिक ने अपनी मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से अंदर ही दबाया और अपने चेहरे पर फिर से एक बनावटी गंभीरता ले आया था। उसने नजरें चुराते हुए कहा, ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब जरा बाहर जाओ और अंकित को अंदर भेज दो। धरा ने नीचे पड़ा कांच साफ करते हुए पूछा, अंकित जी क्यों? उन्हें किस लिए बुला रहे हैं? कार्तिक ने अपने प्लास्टर और चोटिल हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, जाहिर है मुझे कपड़े चेंज करने हैं। इस हालत में मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा ना, तो अंकित आकर मेरी मदद कर देगा। तुम जाओ अब। धरा ने जैसे ही ये सुना, उसने साइड में रखा बेलन फिर से उठा लिया और कार्तिक को ऐसी नजर से घूरा जैसे वे कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हो। अंकित जी, जरा आपके पास आकर तो दिखाएं, अब इसी बेलन से पीटूंगी उन्हें। धरा ने पैर पटकते हुए कहा। कार्तिक की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। क्या? पर क्यों? वह मेरा असिस्टेंट है और मेरी मदद करने आएगा ना। धरा ने एक कदम और करीब आकर सीधे कार्तिक की आंखों में झांकते हुए बड़े रौब से कहा, होंगे वो असिस्टेंट, पर आपकी पत्नी हम हैं। आपकी सेवा करना, आपको दवा देना और आपके कपड़े बदलना, ये सब हमारा हक है, अंकित जी का नहीं। उसने बेलन को हवा में थोड़ा सा लहराया और अधिकार भरी आवाज में बोली, और कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी जिंदगी सिर्फ मैं हूँ। आपकी जिंदगी में सिर्फ मेरा हक है, समझे आप? अब जो भी करना होगा हम करेंगे। किसी और को आपके पास आने की जरूरत नहीं है। कार्तिक अंदर ही अंदर खिलखिला उठा था। उसे जिस हक की तलाश थी वह उसे इस बेलन वाली धमकी में मिल गया था। उसने शरारत से पूछा, अच्छा तो अब तुम मुझे कपड़े चेंज कराओगी? अभी तो तुम्हें मुझसे डर लग रहा था। धरा का चेहरा एक पल के लिए शर्म से गुलाबी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी थी। उसने नाक सिकोड़कर कहा, डर कुछ नहीं लगता हमें। आप चुपचाप बैठिए, हम अलमारी से आपके कपड़े निकाल कर लाते हैं। और दोबारा अंकित जी का नाम लिया तो देख लीजिएगा। धरा मुड़ी और अलमारी की तरफ बढ़ गई थी, जबकि पीछे बिस्तर पर लेटा कार्तिक उसे देख रहा था। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। धरा अलमारी से कार्तिक की एक मुलायम ऑफ शोल्डर टी शर्ट और लोअर निकालकर बिस्तर के पास आ गई थी। उसका चेहरा अभी भी गुस्से में गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वह कार्तिक के करीब आ रही थी, वह बनावटी गुस्सा कमजोर पड़ता जा रहा था और उसकी जगह एक मीठी सी घबराहट ले रही थी। कार्तिक ने बिस्तर पर टेक लगा रखी थी और वह बड़ी गहरी नजरों से
धरा की एक एक हरकत को देख रहा था। शर्ट के बटन खोलिए, धरा ने नजरें झुकाकर बहुत धीमी आवाज में कहा। उसके हाथ शर्ट को थामे हुए हल्के से कांप रहे थे। कार्तिक ने एक शरारती मुस्कान के साथ अपने स्वस्थ हाथ को पीछे कर लिया और बोला, डॉक्टर ने कहा है जरा भी जोर नहीं पड़ना चाहिए धरा। अब हाथ तुम ही ने रोका है तो ये काम भी तुम्हें ही करना होगा। धरा की धड़कनें अब साफ सुनी जा सकती थी। वह धीरे से घुटनों के बल बिस्तर के किनारे बैठी और उसके करीब आ गई थी। जैसे ही उसकी उंगलियां कार्तिक की शर्ट के पहले बटन पर पड़ी, उसे कार्तिक के शरीर की तपिश महसूस हुई। कार्तिक की साफ मर्दाना खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। धरा ने कांपते हाथों से पहला बटन खोला, फिर दूसरा। वह इतनी करीब थी कि उसकी गर्म सांसें कार्तिक के गले पर पड़ रही थीं। कार्तिक ने अपनी गहरी सुलगती हुई निगाहें धरा के चेहरे पर टिका दी थी। वह उसकी पलकों की थरथराहट और उसके चेहरे पर बढ़ती हुई लाली का पूरा आनंद ले रहा था। धरा, कार्तिक ने बहुत ही धीमी रेशमी आवाज में उसे पुकारा, पर धरा ने उसे नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि वो नाराज थी। कार्तिक ने उसकी कांपती उंगलियों को देख लिया था। उसकी निगाहें एक पल के लिए धरा के चेहरे पर ठहर गई थी। उसकी झुकी हुई नजर में छिपी घबराहट साफ झलक रही थी। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे किया और स्वर हल्का कर लिया था। धरा, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। मैं खुद कर लेता हूँ, तुम बस पहनाने में थोड़ी सी मदद कर देना, ठीक है? ये सुनते ही धरा ने राहत की एक हल्की सी सांस ली थी। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी थी। धरा ने बहुत सावधानी से कार्तिक के कंधों से पुरानी शर्ट उतारी। धरा के हाथ उसे छूते हुए सिहर रहे थे। जब वह नई टी शर्ट पहनाने के लिए उसकी ओर करीब आई तो कार्तिक ने मौके का फायदा उठाकर अपना चेहरा उसके गले के पास झुका दिया था। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरी जिंदगी सिर्फ तुम हो, तो फिर अब कांप क्यों रही हो? कार्तिक की आवाज में एक अजीब सा नशा था। धरा का हाथ उसके सीने पर थम गया था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हम डरे नहीं हैं, बस हमें इसकी आदत नहीं है, तो डाल लो। कहते हुए कार्तिक अनायास ही उसकी ओर झुक गया था, जिससे धरा का चेहरा सीधे उसके सीने से जा लगा था। धरा ने धीरे धीरे टी शर्ट को पहना दिया था। उसका स्पर्श कार्तिक को बेचैन कर रहा था। जैसे ही वे पीछे हटने वाली थी, कार्तिक के गले की चैन उसके बालों में फंस गई थी। वह कार्तिक के करीब हो गई थी। धरा की आंखें डर और हैरानी से फैल गई थी। उसके चारों ओर अब सिर्फ कार्तिक था। उसका साया उसकी खुशबू से महसूस हो रही थी। वह इतना करीब था कि दोनों के बीच पल भर के लिए गहरी खामोशी छा गई थी। अब कहाँ गया तुम्हारा वो बेलन वाला रौब धरा? कार्तिक ने बहुत ही मध्यम और भारी आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। धरा का शरीर शर्म से कांप रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर मूंद ली थीं और उसके हाथों की पकड़ कार्तिक के कंधों पर मजबूत हो गई थी। कार्तिक धीरे धीरे उसकी ओर झुका। उसने धीरे से धरा के बाल चैन से निकाले। वह उसके होठों पर झुका ही था कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बॉस, आपकी दवाइयाँ मिल गई हैं, मैं अंदर आ जाऊं? अंकित की आवाज ने कमरे के उस जादुई सन्नाटे को एक पल में चकनाचूर कर दिया था। कार्तिक एक झटके से पीछे हटा और चेहरे पर झुंझलाहट के भाव लाते हुए तकिए के सहारे बैठ गया था। धरा तो जैसे बिजली की गति से बिस्तर से उठी। उसकी धड़कनें उसके सीने को चीरकर बाहर आने को तैयार थीं और चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और बिखरे हुए बालों को कान के पीछे किया। अंकित दरवाजा खोलकर अंदर आया। सॉरी बॉस, वो अंकिता ने कहा था कि अंकित अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। उसकी नज़र धरा की बिखरी हुई हालत पर पड़ी। वो अपनी नजरें झुका गया था। धरा ने अपनी कांपती हुई धड़कनों पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की और बिना अंकित की तरफ देखे अपना सिर झुकाए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी। भागते वक्त उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा वजूद अभी भी कार्तिक के स्पर्श से दहक रहा था। पीछे कमरे में कार्तिक ने अंकित को ऐसी कातिलाना निगाहों से देखा कि बेचारा अंकित वहीं ठिठक गया था। क्या हुआ अंकित, तुम हमेशा गलत वक्त पर ही क्यों आते हो? कार्तिक ने दांत पीसते हुए कहा। अंकित अपना सिर खुजलाने लगा था। अरे पर बॉस, आपने ही तो कहा था कि मदद के लिए आ जाना। वैसे आप ठीक तो हो ना? अंकित की बात सुनकर कार्तिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने पास पड़ा एक तकिया उठाया और पूरी ताकत से अंकित की ओर दे मारा था। खाक ठीक था, सारे रोमांस का कबाड़ा कर दिया, कार्तिक ने चिढ़ते हुए कहा। अंकित ने तकिया लपक लिया और हक्का बक्का होकर खड़ा रहा था। कार्तिक ने अपने चेहरे के तनाव को थोड़ा कम किया, पर उसकी आंखों में अभी भी एक चुभन थी।
उसने अंकित की आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा। अंकित, एक बात बता, प्रज्ञा के रिश्ते के लिए जो लड़का आया था वो अंकित कपूर, कैसा लगा तुझे? अंकित का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक अचानक ये सवाल पूछेगा। उसके दिमाग में प्रज्ञा का वह चेहरा घूमने लगा था जब वह मेहमानों के सामने आत्मविश्वास से खड़ी थी, और फिर वह जलन जो अंकित ने उस मिस्टर कपूर को प्रज्ञा के पास देखकर महसूस की थी। अंकित सक पका गया था। उसने अपनी तेज होती धड़कनों को काबू करने की कोशिश की और नजरें चुराते हुए बहुत ही संभल कर बोला, ठीक ही था बॉस, प्रज्ञा को पसंद है तो सब ठीक ही है। कार्तिक ने एक ठंडी और पैनी मुस्कान के साथ अंकित को देखा। प्रज्ञा को पसंद है? तूने उससे पूछा या सिर्फ अपनी तरफ से ही अंदाजा लगा रहा है? अंकित ने सूखी थूक निकली। वो सब कह रहे थे कि रिश्ता पक्का हो रहा है, तो मैंने सोचा शायद। सोचना बंद कर अंकित। कार्तिक ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया था। वह फैमिली मुझे जरा भी ठीक नहीं लगी। तो पूरा बैकग्राउंड चेक कर, तब देखेंगे क्या करना है। कार्तिक की बात सुनकर अंकित के मन को जैसे एक सुकून मिला था, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया था। कार्तिक उसे गौर से देख रहा था, जैसे उसकी खामोशी के पीछे छिपी राज को पढ़ना चाह रहा हो। तू प्रज्ञा का दोस्त है ना? तो दोस्त की तरह सोच, क्या तू सच में उसे उस इंसान के साथ खुश देख पाएगा? कार्तिक का यह सवाल अंकित के सीने में तीर की तरह चुभा था। वहीं धरा जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसकी सांसें फूल रही थी। उसने दीवार का सहारा लिया और अपने सीने पर हाथ रखा। उसका चेहरा अभी भी लाल था। वह खुद से बुदबुदाई, हे भगवान, हमने ये क्या कर दिया? कार्तिक जी को बेलन दिखाया। अगर वो सच में गुस्सा हो जाते तो? पर प्रज्ञा तो कह रही थी कि हक जताने से ही रिश्ता बराबरी का होता है, पर बराबरी करने के चक्कर में कहीं हमने ज्यादा तो नहीं कर दिया? उसने देखा कि हॉल में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के बाकी सदस्य भी अपने अपने कमरों में चले गए थे। वह अपनी तेज धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी हरी काका तेजी से उसकी ओर आए। उनके हाथ में एक बेहद खूबसूरत फूलों का बुके और छोटा सा बंद लिफाफा था। छोटी मालकिन, ये अभी अभी बाहर कोई दे गया है, आपके नाम का है। हरी काका ने बुके उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। धरा ने जैसे ही उस बुके को हाथ में लिया, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे बिना देखे ही एहसास हो गया था कि यह तोहफा किसका है। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और नोट पढ़ने लगी थी। उसमें लिखा था, धरा, आज तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं खुश हूँ कि इसी बहाने तुमने मुझे छुआ तो। वैसे आज के अपमान की गूंज अभी भी मेरे कानों में है और उसका बदला लेने का मज़ा कुछ और ही होगा। हमारी दूसरी मुलाकात बहुत जल्द होगी, तैयार रहना। नोट पढ़ते ही धरा का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन अगले ही पल दिनेश की उस घटिया सोच ने उसके अंदर की आग को भड़का दिया था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। वह अब और नहीं डरना चाहती थी। वह बुके और उस गंदे नोट को लेकर तेजी से बाहर लॉन की तरफ भागी। वहां कोने में चल रहे सूखे पत्तों के ढेर के पास जाकर उसने बिना सोचे समझे उस बुके को आग के हवाले कर दिया था। वह तब तक वहीं खड़ी रही थी जब तक कि वह नफरत भरा पैगाम पूरी तरह राख नहीं हो गया था। उधर शहर के एक अंधेरे कमरे में दिनेश एक बड़ी टीवी स्क्रीन के सामने बैठा अपनी कुटिल मुस्कान बिखेर रहा था। उसने उस बुके के फूलों के बीच एक हिडन कैमरा लगाया हुआ था, जिससे वो धरा को देख पा रहा था। जैसे ही स्क्रीन पर उसे आग की लपटें दिखी और कनेक्शन कटा, वह पागलपन में चीख पड़ा था। नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती छोटी चैया। दिनेश ने गुस्से में पास पड़ा भारी एस्ट्रे टीवी स्क्रीन पर दे मारा था। कांच के टुकड़े बिखर गए और स्क्रीन काली पड़ गई थी। बहुत हिम्मत दिखा रही हो ना, बहुत उछल रही हो। कल सुबह तक रुक जाओ धरा। जब तुम्हारा ये देवता जैसा पति तुम्हारी वो तस्वीरें देखेगा, तब तुम्हारी सारी बहादुरी मिट्टी में मिल जाएगी। दिनेश की आंखों में एक खौफनाक जुनून था। लॉन में बुके जल रहा था, पर धरा के मन की आग बुझने के बजाय और तेज हो गई थी। वह राख होते फूलों को देख रही थी, लेकिन उसके कानों में कार्तिक की वह बात गूंज रही थी। तुमने मुझे अपना हमसफर कभी माना ही नहीं, जिससे बराबरी का रिश्ता रखा जाता है। धरा ने अपनी नम आंखें पहुंची और खुद से ही बुदबुदाई, नहीं, अब और नहीं। दिनेश की इन धमकियों की वजह से मैं अपने और कार्तिक जी के बीच झूठ की दीवार को और ऊंची नहीं होने दूंगी। उसे पता था कि कार्तिक झूठ से नफरत करते हैं, लेकिन उसने यह भी महसूस किया था कि उनके गुस्से के पीछे उसके लिए बेपनाह प्यार है। मुझे उन्हें सब बताना होगा, अभी और इसी वक्त। भले ही वो मुझ पर गुस्सा करें, लेकिन मैं उन्हें सब बता दूंगी। वो भी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिनेश वाकई वे तस्वीरें कार्तिक तक पहुंचा देगा? क्या धरा का सच जानकर वह धरा की बात पर यकीन करेगा, या उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा?
दोस्तों, आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि मैं रोज़ 2 पार्ट अपलोड क्या करूं, लेकिन एक पार्ट ही बहुत मेहनत से तैयार हो पाता है। 2 पार्ट के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। आई होप आप समझेंगे। और आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।